नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वेस्ट बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर हफ्ते के रोज चौथे फेज के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान कई इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए। कुछ बिहार में हुए इंतखाबी तशद्दुद के अलग अलग वाक़यात में 5 लोगों की जान चली गई। सबसे पहले बूथ नंबर 285 में पोलिंग बूथ के बाहर बम फेंके गए और गोलाबारी हुई। इसमें वोट डालने आए एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद सीतालकुची में बूथ नंबर 126 में भीड़ ने सीआईएसएफ के जवानों पर धावा बोल दिया। सेल्फ डिफेंस में फोर्सेस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 4 दीगर जख्मी हो गए। इस मामले में टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। पार्टी एमपी ज्योतिर्मयी सिंह महतो ने कहा कि ये वाकयात ममता बनर्जी के सेंट्रल फोर्सेस के घेराव के बयान की वजह से हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चौथे मरहले में 76.16% वोटिंग हुई। इस मरहले में 373 उम्मीदवार मैदान में उतरे। उनकी किस्मत का फैसला 1 करोड़ 15 लाख वोटर्स ने किया। हावड़ा की 9, साउथ 24 परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कुछ बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर पोलिंग हुई। इस मरहले में एक मरकजी वजीर समेत 3 एमपीज ने भी चुनाव लड़ा। महिला यूज करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलकर उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटी। वेस्ट बंगाल में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग के बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर में रैली की। उन्होंने कहा कि दीदी यानी ममता बनर्जी इस बार अपने लिए नहीं बल्कि भाइयों के लिए बड़े सपने देखकर सारी साजिश रच रही हैं। हार तय देखकर दीदी ने बंगाल से बाहर सियासत करने का फैसला कर लिया। बनारस वाली बात ऐसे ही नहीं उछाली गई। इंतखाबात के बाद दीदी एग्जिट हो जाएंगी और ये भी एक साजिश का नतीजा है। उन्होंने कुछ ही दिन ये बात जो कही कुछ दिन पहले टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा था कि दीदी दूसरी सीट से इंतखाब लड़ेंगी और वो सीट बनारस की होगी। महुआ ने यह बात पीएम मोदी को जवाब देने के लिए ही कही थी। मोदी ने कहा था कि सुना है दीदी दूसरी सीट से इलेक्शन लड़ने की सोच रही हैं। मोदी ने कहा कि बरसों से खून खराबा, खौफ और गुंडागर्दी से बाहर निकलकर अब बंगाल अमन और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। समय लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर को पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चला रही है, लेकिन दीदी ने क्या किया? बंगाल में दीदी की सरकार ने हर घर जल योजना के पूरे पैसे ही खर्च नहीं किए। सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक बंगाल सरकार की तिजोरी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था, ये पैसा आप पर खर्च होना था, लेकिन किया ही नहीं गया। भाई और बहनों, भाजपा सरकार ने शौचालय बनवाए ताकि बहनों को अंधेरे का इंतजार ना करना पड़े, बेटियों को अपमानित ना होना पड़े। हमने उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया ताकि गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, उनका समय बचे। भाजपा ने गरीबों को दिए जा रहे घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की, लेकिन दीदी के तोलाबाजों ने इसमें भी
आपको लूटने के तरीके खोज लिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद आपको बिना कटमनी सारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे काम करेगी, ये आपने कोरोना काल में भी देखा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहनों के जनधन खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो पुलिस को गैर अखलाकी अमल में मुलविस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो अमित शाह पर काबू रखें। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पूरी जिंदगी यही काम किया। अमित शाह जैसा वज़ीर दाखिला उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अमित शाह शेर से ज्यादा खतरनाक है, लोग इससे बात करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से दरखास्त करती हैं कि अमित शाह पर काबू रखें, वो यहाँ फसादात को भड़का रहे हैं। मगरबी बुर्दावन के मुआमरी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह मरकजी फोर्सेस पर गैर अखलाकी अमल के लिए दबाव बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने शहरियों से अपील की कि वो बीजेपी जैसी पार्टियों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और बंगाल को गुजरात ना बनने दें। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने हफ्ते के रोज दोबारा कहा कि रियासती असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों का अदद उबूर नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि बीजेपी मेरी चैट को अपने लीडरों की बात से ज़्यादा संजीदगी से ले रही है। उन्हें ज़्यादा पुरजोश होने के बजाय हिम्मत के साथ मेरी चैट को देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि मगरबी बंगाल में बीजेपी 100 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। बीजेपी लीडर अमित मालविया के ट्विटर अकाउंट पर यह कहने के बाद कि क्लब हाउस में एक आम बातचीत में ममता बनर्जी के इंतखाबी मुशीर का मानना है कि तृणमूल के दाखिली सर्वे में भी बीजेपी जीत रही है। मोदी के लिए वोट है, पोलराइजेशन एक हकीकत है। मगरबी बंगाल में दर्ज फरीजात की आबादी 27% है। तमाम मितवा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी रियासत में 294 सीटों वाली असेंबली में 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना पेशा छोड़ देंगे। बंगाल में 3 मरहले के इंतखाबात हुए हैं और चौथे मरहले के लिए 44 सीटों पर आज वोट डाले गए। रियासत में कुल 8 मरहलों में वोटिंग होगी। अहम बात यह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अगरचे के जुमे के रोज कहा था कि बीजेपी वोटिंग के पहले 3 मराहिल में 67 सीटों में से 63 से 67 सीटों के दरमियान कामयाबी हासिल करेगी। 27 मार्च यकुम और 6 अप्रैल को 101 सीटों पर वोटिंग हुई है। बिहार के किशनगंज नगर के एसएचओ की बंगाल में भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाकया हफ्ते की सुबह करीब 3 बजे तब हुआ जब एसएचओ बाइक चोरों को पकड़ने के लिए बिहार की सरहद से निकलकर बंगाल के इस्लामपुर इलाके में चले गए। ये इलाका किशनगंज टाउन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, इसलिए पुलिस टीम को अंधेरे में दूसरी रियासत की सरहद का अंदाजा नहीं लगा। लेकिन मुजरिमों ने लोगों को भड़का दिया और भीड़ ने एसएचओ का कत्ल कर दिया। मुलजिमीन ने ये अफवाह फैला दी कि बिहार की पुलिस बंगाल इंतखाबात में दखलंदाजी करने आई है। ये सुनकर लोग भड़क गए और किशनगंज पुलिस की टीम को घेर लिया। इस दौरान बाकी पुलिस एहलकार तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन एसएचओ अश्विन कुमार इस भीड़ के बीच में फंस गए। लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और पीट कर मार डाला। जिस जगह यह वाकया हुआ वो बंगाल के गोलपोखर असेंबली सेगमेंट में आता है। यहां 22 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अश्विनी कुमार की लाश को किशनगंज पुलिस लाइन लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। इस दौरान डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश, एसपी कुमार आशीष और आईजी भी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ में बड़े हमले को अंजाम देने के बाद अब 400 नक्सली झारखंड में भी ऐसा हमला करने की फिराक में है। रियासत के कोलखान डिवीजन में नक्सली ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इस डिवीजन में साबिक नॉर्थ सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और वेस्ट सिंहभूम जैसे बड़े जिले आते हैं। इन जिलों में एक्टिव नक्सलियों ने चाईबासा की पुलिस को ब्लास्ट से उड़ाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक पहाड़ पर कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी सामने आने के बाद अब 3 जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। खुफिया जो इंटेलिजेंस विंग है उसने पुलिस हेडक्वार्टर्स को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में नक्सलियों की एक्टिविटी के बारे में तफसील से बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा के लांजी पहाड़ पर नक्सली तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। यहां 300 के आसपास नक्सली जमा हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ सिंहभूम के जंगल के बीच बंगाल उड़ीसा बॉर्डर पर 2 दस्ते छुपे हैं। इनमें से एक आकाश उर्फ असीम मंडल तो दूसरा पटमदा के सचिन का दस्ता है। दोनों में 50 से ज्यादा नक्सली हैं। ज़राए इस्लाहात क़वानीन को रद्द करने का मुतालबा करते हुए तहरीककार किसान हफ्ता यानी आज सुबह 8 बजे से इतवार की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए केजीपी के एमपी एक्सप्रेस वे पर चक्का जाम कर दिया है। ये जाम सोनीपत के 20वें मील के पास दोनों एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट पर किया गया। दिल्ली के सरहदों पर ज़राए कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों का आज 135वां दिन है। मुश्तरिका किसान मोर्चा ने केपीएम शाहरा को बंद करने का मुतालबा किया। सिंगू बॉर्डर के किसानों ने नंबर 1 कुंडली टोल प्लाजा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सोनीपत को बंद कर दिया। किसान मोर्चे ने तहरीक को तेज करने के लिए एमपी शाहरा को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया। वहीं किसानों ने शाहरा पर ट्रॉलियों के साथ टोल प्लाजे पर एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहां से किसान तकरीरें कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में, मैं कहूंगा हजारों की संख्या में नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मोदी सरकार के जो मंत्री और अधिकारी ये सोचते थे कि भाई फसल कटाई के समय किसानों की संख्या कम हो जाएगी या किसान यहाँ से चले जाएंगे, तो आज वो ये संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ किसान अपने खेतों में फसलों की कटाई कर रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पे मौजूद है। ये किसान भाई ठान चुके हैं कि जब तक आंदोलन हम नहीं जीतेंगे तब तक यहां से वापस नहीं जाएंगे। तो खेतों में कटाई भी चल रही है और सड़कों पे किसानों का संघर्ष भी चल रहा है। तो मोदी सरकार यदि अभी भी इस गलतफहमी में है कि समय के साथ किसानों की संख्या कम हो जाएगी, तो मोदी सरकार की ये गलतफहमी आने वाले समय में सभी किसान भाई दूर कर देंगे, जिस तरीके से अभी दूर कर रहे हैं, जिस तरीके से आज तक मोदी सरकार की सभी गलतफहमियों को, सभी वहमों को दूर करते आए हैं। मेरा सभी नौजवान भाइयों से एक निवेदन है, सभी किसानों से निवेदन है, मेरे भाइयों, 2 चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन के लिए, शांति और एकता। इन दोनों चीजों में अब तक हम कामयाब रहे हैं, इसीलिए हमारा आंदोलन 100% नहीं बल्कि 200% सफल है और इतनी बड़ी सरकार, इतनी तानाशाही सरकार की जड़ें हिला के रखी हैं। तो मेरे भाइयों, एक निवेदन है आपसे, जिस तरीके से आज तक आप शांतिपूर्ण रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आगे भी शांतिपूर्ण बने रहिए। पूरी दुनिया आज आपकी वाहवाही कर रही है, पूरी दुनिया हम सब की वाहवाही कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि ये भारत का किसान, नौजवान, माताएं, बहनें किस मिट्टी से बनी हुई है कि इन्होंने पूरी सर्दी दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के -डिग्री टेम्परेचर में निकाल दी। 350 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, लेकिन उसके बावजूद इतने शांतिपूर्ण है, एक पत्ता तक भी अभी नहीं टूटा है। तो ये शांति हमारी ताकत है। दूसरी बात है एकता। मेरे भाइयों, यदि उंगली एक होगी तो कोई भी उसको तोड़ देगा, ये ऐसे तोड़ देगा, लेकिन जब ये सारी उंगली इकट्ठी हो जाती है तो ये पूरा मुक्का बन जाता है और बड़े बड़ों की हवा टाइट कर देता है। तो आज जरूरत है हर नौजवान भाई, हर किसान भाई, हर माताएं बहनें जो किसान के खेत की रोटी खाते हैं, वो सभी एकजुट हो जाएं। सामूहिक नेतृत्व चल रहा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। यहाँ पे नौजवान किसान नेता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी। मुंबई की तलोजा जेल पहुंच चुके साबिक एपीआई सचिन वजह को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 27 दिनों की कड़ी पूछताछ में यह सामने आया है कि वजह जिलेटिन केस के बाद कुछ और बड़ा करने वाला था। इसकी डिटेल एनआईए की टीम जल्द पब्लिक कर सकती है। एनआईए जराये के मुताबिक स्कॉर्पियो कांड के बाद वजह एक एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था। इसमें वो कुछ लोगों का एनकाउंटर कर पूरे मामले को उनके सिर पर डालने वाला था। ये एनकाउंटर औरंगाबाद से चोरी मारुति इको कार में किया जाना था। एनआईए को शक है कि इस एनकाउंटर में मनसूख हिरेन को भी शिकार बनाया जा सकता था। जांच में यह भी सामने आया कि इस एनकाउंटर में दिल्ली के एक मुलजिम को भी
मारने की प्लानिंग थी। इससे पहले ही एनआईए की एक केस में एंट्री हो गई और वजह की प्लानिंग फेल हो गई। इससे पहले एनआईए ने कोर्ट में खुद कहा कि वजह से हमें और पूछताछ की जरूरत नहीं है, मतलब उसने जिलेटिन केस की जांच लगभग पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि एनआईए जल्द दोनों केसों का खुलासा कर सकता है। इसके बाद मुंबई की एनआईए कोर्ट ने वजह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तलोजा जेल भेज दिया। जुमे के रोज उसकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वजह को किसी तरह के कार्डियो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने बताया कि उन्हें वजह के पास कई लाख कैश, बेनामी कारतूस व बैंक खातों में जमा 1.5 करोड़ रुपए की रकम की जानकारी मिली। एजेंसी ने दावा किया कि एंटीलिया से जुड़ी साजिश में हिरेन भी शामिल था, जिसके चलते उसकी जान गई। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,72,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 13,077 लोगों की मौत भी हुई। हिंदुस्तान में अब भी रोजाना दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरीन मिल रहे हैं। बीते दिन यहां 1,44,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। वहीं ब्राजील में 89,090, अमेरिका में 83,458, तुर्की में 55,791 और फ्रांस में 41,243 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में दुनिया में हुई अमवात में सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई। यहां 24 घंटों में 3,647 लोगों की जान गई। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में 904, हिंदुस्तान में 773, पोलैंड में 768, इटली में 718 और मेक्सिको में 548 मौतें रिकॉर्ड की गई। दुनिया में अब तक 13 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 करोड़ 88 लाख लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल 2 करोड़ 35 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 2 करोड़ 33 लाख मरीजों में इन्फेक्शन के हल्के अलामात हैं, जबकि 1,92,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड सतह पर नए मुतासरीन के आंकड़ों में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों में 1,44,829 लोग मुतासिर पाए गए। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की ये तादाद सबसे ज्यादा है। इसके पहले जुमेरात के रोज 1,31,000 मरीज मिले थे। एक्टिव केसेस यानी ऐसे मरीजों की तादाद जिनका इलाज चल रहा है, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। जुमे के रोज मुल्क भर में 77,199 लोग ठीक हुए, जबकि 773 मरीजों की मौत हुई। इसी तरह एक्टिव केसेस में 66,760 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब जुमला यानी मजमूई तौर पर मुल्क में 10,40,993 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़े कोरोना के पिछले फेज के पीक से कहीं ज्यादा पहुंच गए हैं। पिछले साल 17 सितंबर को इन्फेक्शन का पीक का दिन था। उस दिन मुल्क में सबसे ज्यादा 10,17,000 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद से ये आंकड़े लगातार घटने लगे थे, लेकिन अब फिर से हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जुमे से 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ये पीर की सुबह 7 बजे तक चलेगा। लॉकडाउन ने 24 घंटे दौड़ती मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। सड़कें सूनी हैं और समुद्री किनारे वीरान पड़े हुए हैं। शहर में सिर्फ पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन, बेस्ट बस, ऑटो, काली पीली टैक्सी और एसटी बसें चल रही हैं। हालांकि सभी में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन में ना के बराबर मुसाफिर हैं। सिर्फ बेहद जरूरी खिदमत से जुड़े लोग ही सफर करते दिख रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर भी सन्नाटा है, जबकि आम दिनों में यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है। हुकूमत की सख्ती और कोरोना के डर की वजह से मुंबई के भीड़ वाले दादर, माटुंगा, अंधेरी, ग्रांट रोड, वर्ली, कुर्ला, भिंडी बाजार, घाटकोपर और मस्जिद बंदर जैसे इलाकों में सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। बिना काम के बाहर निकलने वालों का न सिर्फ चालान काटा जा रहा है, बल्कि कई जगह उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद हाईवे को बंद नहीं किया गया। हफ्ते की सुबह मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस ही दौड़ती नजर आई। आम दिनों में
यहां गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलती है। तेलंगाना में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमे की रात 8 बजे तक 2,909 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए। मजीद 584 अफराद वबाई मर्ज से सेहतयाब हुए। 6 नई अमवात के साथ कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,24,000 हो गई। इनमें से 1,752 अफराद की मौत हो गई। कुल मामलात में से 17,791 मामला सरगर्म हैं। फिलहाल 11,495 मुतासरीन घर में अलग थलग हैं। नए रजिस्टर्ड मुस्बित केसेस में 487 जीएचएमसी में, 289 मलकाजगिरी जिले में और 222 रंगारेड्डी जिले में थे। गुज़िश्ता रोज रियासत भर में 1,11,726 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन तकरीबन 34 लाख वैक्सीन डोज दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कुछ रियासतों में वैक्सीन के डोजेस की कमी हो गई है। इनके पास जो स्टॉक है वो 2-3 दिन ही चलने के लायक है। पूरे मुल्क में रियासतों के पास जो स्टॉक है वो सिर्फ 5 से 6 दिन चलेगा। 9 अप्रैल की सुबह तक 9 करोड़ 43 लाख डोज दिए जा चुके हैं। 60% से ज्यादा डोज 8 रियासतों में दिए गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। मरकजी हुकूमत के पास इस वक्त 4 करोड़ 30 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज मौजूद हैं, जो रियासतों को धीरे धीरे मुहैया करवाए जा रहे हैं। इन्हें मिला दिया जाए तो पूरे मुल्क भर में अभी 12 दिन का कोटा मौजूद है। वजारत सेहत की जानिब से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है। इन्हें मिलाकर हर महीना 7 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो रहा है। इस बुनियाद पर सिर्फ 25 लाख डोज ही रोज दिए जा सकते हैं। इस वजह से मांग उठ रही है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी समेत दीगर वैक्सीन को भी मंजूरी दी जाए ताकि रियासतों से आ रही डिमांड को पूरा किया जा सके। हिंदुस्तान में इस वक्त 2 ही वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनिका ने मिलकर तैयार किया है। हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। वहीं कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर बनाया है और इसका प्रोडक्शन हैदराबाद में हो रहा है। हिंदुस्तान के ड्रग्स रेगुलेटर से अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी अपनी वैक्सीन के लिए दिसंबर में अप्रूवल मांगा था, लेकिन उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड चेन चाहिए, जो इंडियन सेटअप में मुश्किल है। इस वजह से उसे मंजूरी नहीं मिली है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इसे जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वैक्सीन की कमी के बहरान को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। पूरे मुल्क में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब जैसी कई रियासतों में मरीज इसे हासिल करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। MP के इंदौर और भोपाल में हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए इंजेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इसके बीच गुजरात के सूरत के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में लोगों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। उधना इलाके में बने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इंजेक्शन लेने के लिए हफ्ते की सुबह से ही सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है। हालांकि ये इंजेक्शन सभी को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। एक शख्स को सिर्फ एक ही इंजेक्शन मिल रहा है। इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाई जा रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में 1000 इंजेक्शन पहुंच चुके हैं। अब अपोजिशन पार्टी सवाल उठा रही है कि जब अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, बाजार में भी ये नहीं मिल रहा है, तो फिर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इसकी खैप कैसे पहुंची। 2 दिन पहले सूरत के कलेक्टर ने ऑफिशियल बयान में कहा था कि इंतजामिया के पास रेमडेसिविर के लिए जो रिक्वायर्ड इंजेक्शन है वो नहीं है। अपोजिशन पार्टीज कलेक्टर की इस बात की जांच कराने की मांग कर रही हैं कि बीजेपी ने ये इंजेक्शन कैसे खरीदे। अपोजिशन के कायद धर्मेश भंडारी ने बीजेपी पर वबा के वक्त भी सियासी फायदा उठाने का इल्जाम लगाया। भंडारी ने कहा कि अगर इंतजामिया के पास इंजेक्शन नहीं है तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर ये इंजेक्शन कहां से पहुंच रहे हैं। ये पूरा अमल मुश्तबा है और इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के वुज़राए आला के साथ मीटिंग की। वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कोरोना और वैक्सीनेशन
प्रोसेसेस का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने मोदी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यही नहीं बल्कि मुल्क में वैक्सीन की कमी के लिए भी मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ने टीके का एक्सपोर्ट करके मुल्क में इसकी कमी कर दी है। उन्होंने जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहां के वज़राए आला और कांग्रेस के अलायंस वाले रियासती हुकूमतों में शामिल पार्टियों के वज़रा को कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कमज़ोर तबकों की मदद करने की ज़रूरत है। इस इजलास में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी मौजूद थे। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में मेन अपोजिशन के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मुद्दों को उठाएं और हुकूमत पर दबाव बनाएं कि वो अवामी राब्ते की तकरीबें अपनाने के बजाय अवामी मफाद में काम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को रियासतों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रियासतों में चाहे बीजेपी की हुकूमत हो या किसी और पार्टी की हुकूमत को सभी रियासतों में इन्फेक्शन और अमवात के असल आंकड़े पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद वैक्सीन दरकार मिकदार में मौजूद हो, इसको यकीनी बनाना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि जिम्मेदाराना तर्ज अमल हो और बिना किसी कंट्रोवर्सी के इस पूरे मामले से निपटा जाए। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार से डरकर लोग एक बार फिर महानगरों और बड़े शहरों से निकलकर गांव की तरफ लौटने लगे हैं। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है। इन हालात को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मरकजी हुकूमत की फेल पॉलिसियों से मुल्क में कोरोना की भयानक दूसरी लहर जारी है और तारिकीन वतन मजदूर दोबारा हिजरत करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकारी बढ़ाने के साथ ही उनके हाथ में रुपए देना जरूरी है। आम लोगों की जिंदगी और मुल्क की मईशत दोनों के लिए है, लेकिन घुमंडी हुकूमत को अच्छे मशवरों से एलर्जी है। रियासत महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर शहर से मुतसला वाड़ा नामी इलाके में वाक़े एक कोरोना सेंटर में आग लगने की वजह से 4 मरीजों के हलाक होने की इतला मिली है, जबकि मजीद 2 की हालत तशवीशनाक बतलाई जा रही है। मौसूला इतलात के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज 27 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अस्पताल को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। हुक्काम ने बताया कि अस्पताल में 4 अफराद की लाशें मिली हैं। उन्होंने बताया कि 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नागपुर के वाड़ा में वाक़ अस्पताल में 30 बिस्तरों की सहूलत है, जिसमें से 15 इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड थे। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ फायर ऑफिसर राजेंद्र अचक्के ने मीडिया को बताया कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वाक़े आईसीयू के एसी यूनिट से आग लगी थी। आग उस मंजिल तक ही महदूद रही और मजीद फैल नहीं सकी। आग पर फिलवक्त मुकम्मल काबू पा लिया गया। जुमे की निस्फ शब होने वाली इस वारदात से अफरा तफरी मच गई। नेज़ जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल में महदूद तिब्बी अमला मौजूद था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सानहे पर इजहार ताज़ियत किया। हमको पता भी नहीं चला तब तक आग लग चुकी थी। फिर मेरे हॉस्पिटल का आईसीयू के डॉक्टर राजेश और कुछ 3-4 सिस्टरों ने फिर जो एसी के नीचे आग लगी वो बेड पीछे हटा दिया और तुरंत हमको कुछ समझने के पहले आग पूरी फैल गई। फिर हमने क्या किया कि तुरंत जल्दी से पहले फायर वाला फोन किया, 100 पे कॉल किया। हार्डली 5 मिनट के अंदर फायर के लोग आ गए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हफ्ते के रोज अकीदतमंदों से भरा ट्रक इम्बैलेंस होकर पलट गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि जुमला 43 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। ट्रक में सवार सभी लोग लखना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए पिनाहट से आगरा जा रहे थे। इटावा के सीएमओ ने 11 लोगों के मरने की तस्दीक की है। जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक सड़क किनारे करीब 25 फीट गहरी खाई में गिर गया था। पुलिस ने रस्सी डालकर लोगों को खाई से निकाला। इटावा की डीएम श्रुति सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। जख्मियों में 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रिफर कर दिया गया है। मरने वालों के नाम बनवारी सिंह, महेश सिंह और दीगर सभी की पहचान कर ली गई है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।